हेलो बच्चा पारी, दिस इज़ विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का 3rd चैप्टर, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम अब तक बात करते आ रहे हैं डिसीज़ेज़ के ऊपर। हमने ये देख लिया है कि डिसीज़ेज़ को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। वो 2 कैटेगरीज होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ की एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ की। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के ऊपर हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ वो डिसीज़ेज़ होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं, उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो अगर मुझे सर्दी हो गई है, मुझे कोल्ड एंड कॉफ हो गया है, तो मेरे कांटेक्ट में फिर जो भी लोग आ रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो चांसेस हैं कि उन लोगों को भी मेरे ही कारण क्या हो जाए, सर्दी हो जाए, कोल्ड एंड कॉफ हो जाए। फिर पिछले लेक्चर में बेटा हमने ये भी सीखा था कि ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं ये एग्जैक्टली कौन कॉज करता है, मतलब किसके कारण ये कम्युनिकेबल डिसीजेज हमें देखने को मिलते हैं। सो देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से अगर एंटर कर जाते हैं ना, तो फिर बॉडी के अंदर आकर के वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं। तो उन्हीं डिसीज या इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स को हम एक फैंसी नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस में बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, प्रोटोजोअन्स आ सकते हैं, वर्म्स आ सकते हैं, लाइक दैट। यानी कि कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कॉज करता है? हमारे पैथोजेंस। फिर पिछले लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि अगर हम बोल रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिसीजेस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं, उनका ट्रांसमिशन हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? कंटैमिनेटेड एयर के थ्रू हो सकता है, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरी जो सराउंडिंग एयर है, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड एंड कॉफ कॉज करने वाला वायरस आ गया है। मेरे आसपास की जो हवा है ना बेटा, इसमें वायरस आ गया है जो कि कोल्ड एंड कॉफ कॉज करता है। तो अब मुझे तो बेटा नहीं दिख रहा वो वायरस, भाई मेरे आसपास जो मेरी सराउंडिंग एयर है मुझे तो वो भी नहीं दिख रही है। तो इसमें वो अगर वायरस आ भी जाएगा तो मुझे दिखने तो नहीं वाला। मैं क्या करूँगी? मैं अपनी सराउंडिंग एयर को इनहेल करूँगी, और एयर के साथ साथ क्या होगा, वो वायरस भी मैं इनहेल कर लूँगी, यानी कि वो वायरस मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और अगर वो वायरस मेरी बॉडी के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या? मुझे भी सर्दी हो जाएगी, वो मेरे अंदर आकर के मुझे भी कोल्ड एंड कॉफ कॉज कर ही देगा। तो कंटैमिनेटेड एयर से जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं बेटा, उनका ट्रांसमिशन हो जाता है। फिर अगर पैथोजेंस कहाँ आ गए? खाने में आ गए, तुम्हारे पानी में आ गए, मतलब उन्होंने क्या करा है? फूड और वाटर को भी कंटैमिनेट कर दिया है। तो ऐसे कंटैमिनेटेड फूड या वाटर को अगर कोई भी इंसान, हेल्दी इंसान कंज्यूम करता है बेटा, तो क्या होगा? पैथोजन उस इंसान की बॉडी में चले जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो कुछ अच्छा तो करेंगे नहीं बेटा, इन्फेक्शन ही कॉज करेंगे, जैसे कि टाइफाइड में होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अच्छा, पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट समझा था, है ना। तो पिछला पूरा लेक्चर हमने डेडिकेट किया था कम्युनिकेबल डिसीजेस को, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर, कि ये कौन सी बीमारियां होती हैं और इन्हें कौन कॉज करता है। और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। अच्छा, आज मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में भी पढ़ाने वाली हूँ। तो 2 चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और दूसरा वैक्सीन्स। 2 चीज़ें पढ़ेंगे, यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन एक काम करते हैं बेटा, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, ठीक है। तो अब देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं। ये वो बीमारियां हैं बेटा, ये वो डिसीजेस हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती हैं, उनका इस तरीके से ट्रांसमिशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लो कि अगर किसी एक इंसान को डायबिटीज़ हो गई है। अच्छा, आप लोग बोलोगे मैम डायबिटीज़ का मतलब क्या है? देखो बेटा, हम सभी की बॉडी में जो हमारा खून होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें शुगर पाई जाती है, ठीक है। और शुगर का एक, आप बोल सकते हो कि नॉर्मल लेवल
ब्लड में मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम ब्लड में शुगर पाई जा रही है, हाँ ब्लड में शुगर पाई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ब्लड में, हाँ तुम्हारे ब्लड में भी, हम सभी के बेटा ब्लड में शुगर पाई जाती है। तो हमारे खून में, हमारे ब्लड में जो शुगर पाई जा रही है उसका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसको अपन ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, ठीक है। अगर तो किसी इंसान की बॉडी में, उसके ब्लड में वो शुगर का जो नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसके खून में, उसके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है बेटा, तो हम बोलेंगे कि उसको क्या है, डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें कि इंसान की बॉडी में जो उसका ब्लड होता है, उसके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसे अपन डायबिटीज़ बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसी पे रहते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में डायबिटीज़ के यहाँ पे सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को और आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हर इंसान के ब्लड में जो आप बोल सकते हो कि शुगर है, उसका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में वो शुगर लेवल नॉर्मल से काफ़ी ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही शक्कर आ जाएगी उसके खून में, तो उसको अपन बोलेंगे क्या है, डायबिटीज़ है। अच्छा, अपन इसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। मधु का मतलब होता है समथिंग स्वीट। ऑलराइट, चलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि आपके जान पहचान में किसी को डायबिटीज़ है, आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर आप उस डायबिटिक पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हो, कांटेक्ट में जा रहे हो से मतलब क्या है, आप उससे जाकर के बातचीत कर रहे हो, उससे आप हाथ मिला रहे हो, उसके आप गले लग रहे हो। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो सब लोग क्या करते हैं, अरे हैप्पी दिवाली है ना, हैंड शेक करेंगे, गले मिलेंगे, लाइक दैट। अगर आप उसके साथ बैठ करके खाना खा रहे हो, खाना पीना शेयर कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप उस डायबिटिक पेशेंट के यदि कांटेक्ट में आ रहे हो तो बेटा टेंशन मत लो, तुम्हें डायबिटीज़ नहीं होने वाली है। जैसे पिछले लेक्चर में तुमको मैंने बताया था कि अगर किसी को सर्दी हो रखी है तो कोशिश करना चाहिए कि उसके पास तुम 2-3 दिन तक मत जाओ। जब तक उसकी सर्दी, जब तक उसका कोल्ड थोड़ा सा कम नहीं हो जाता है, तब तक तुम उसके पास मत जाओ, उसके करीब मत जाओ, क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, तुम्हें भी उसका वायरस लग सकता है। लेकिन ये बात मैं आज नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज अपन बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर। मैं तो बोल ही रही हूँ ना बेटा, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलेंगी इस तरीके से, ऐसे ट्रांसमिशन इनका नहीं होने वाला है कि अगर तुम किसी डायबिटिक पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हो तो तुम्हें भी डायबिटीज हो जाएगी। नहीं, तुम उसके साथ जाकर के बातचीत कर सकते हो, तुम उससे हैंड शेक कर सकते हो, तुम उसके गले लग सकते हो, तुम उसके साथ बैठ करके खाना पीना खा सकते हो, खाना शेयर कर सकते हो, तुम्हें डायबिटीज नहीं होगी। सिमिलरली अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई कैंसर पेशेंट आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम या बाकी लोग जो उस कैंसर पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको भी कैंसर हो जाए ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार बेटा ऐसा होता है कि लोगों के घर में किसी एक सदस्य को, मेंबर को कैंसर हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस घर के जो उसके बाकी सदस्य होंगे उनको भी कैंसर हो जाएगा। हाँ, कैंसर हो रहा है, उसके पीछे कोई अलग रीजन है। लेकिन अगर एक कैंसर पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में हम जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, उसकी हम टेक केयर कर रहे हैं, तो हमें कैंसर नहीं होने वाला है। ये होती हैं नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया इन बीमारियों का? अब जो अगला सवाल है जिसके ऊपर हमें आज बात करना है, ठीक है, कि इन्हें कॉज कौन करता है। जैसे अपन ने कम्युनिकेबल डिसीजेस के, देखो कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए अपन ने बोल दिया कि किसके कारण होती हैं वो बीमारियां, वो इन्फेक्शंस। तो पैथोजेंस के कारण, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, है ना, वो सब क्या करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेज या इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, तो ये किसके कारण हो रहे हैं? इनके लिए भी कोई अलग से पैथोजन्स आते हैं? ना 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 बेटा, कोई भी पैथोजन
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज नहीं करता है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम फिर ये हो कैसे रही हैं, अगर कोई कॉज नहीं कर रहा है पैथोजन तो फिर ये हो कैसे रही हैं। तो बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ना वो लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण होती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती हैं। आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं समझाती हूँ। मान लो कि एक इंसान है बेटा, मतलब मैं नहीं कोई और इंसान है, वो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है, वो बहुत ही उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, ठीक है। लाइफस्टाइल ख़राब है से मेरा मतलब ये है कि बचपन से ही वो इंसान क्या कर रहा है, जंक फूड खा रहा है। जंक फूड का मतलब ये है कि ऑयल वाला जो फ्राइड खाना होता है, ठीक है, वो खाया जा रहा है। चलो अगर खा भी रहा है तो कम से कम एक्सरसाइज कर ले, लेकिन नहीं, बचपन से वो जंक फूड खा रहा है, ऑयल और फैट रिच फूड खा रहा है और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं करता है, बस बैठा रहेगा। जब स्टूडेंट था तो पढ़ाई करता रहता था, कोई किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होता था, कुछ भी नहीं करता था, बस बैठे बैठे पढ़ाई करता था और खाना खाता था, पढ़ाई करता था खाना खाता था, ठीक है। फिर इसके बाद में वो बड़ा हो गया, कॉलेज में चला गया, कॉलेज में जाकर के भी उसने पढ़ाई करी, सिर्फ पढ़ाई करी, कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करता था, सिंपल वॉक भी नहीं करता था, ठीक है, बस अपने दिन भर के काम कर लिए, हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस खाना पढ़ना खाना पढ़ना। फिर इसके बाद में वो और बड़ा हुआ, वो जॉब करने लग गया, ठीक है। अब जॉब भी उसकी ऐसी थी कि लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ करके क्या करना है, उसको काम करना है, तो यहाँ खा रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ खा रहा है, यहाँ काम कर रहा है, मतलब कि उसने जीवन भर अपने, आप ये समझ लो कि अपनी लाइफ के 35 या 40 ईयर्स तक उसने क्या करा है, बस गंदा खाना खाया है, ऑयल वाला खाना खाया है और काम किया है, और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं करा। इसका मतलब क्या है बेटा, भाई जो पूरे टाइम गंदा खाना खाएगा, ऑयल वाला खाना खाएगा, फ्रेंच फ्राइज खाएगा, पिज्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, सैंडविच खाएगा, चीज़ बर्गर खाएगा और कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करने से मतलब ये है कि किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इंसान बेटा मोटा नहीं हो जाएगा, वो तो एकदम फूल के कद्दू सा हो जाएगा। तो जिस इंसान की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, वो अच्छा खासा क्या है, मोटा है, तो उसने अपनी लाइफ के 35 से 40 ईयर्स तक क्या करा है, सिर्फ खाया है और काम किया है, खाया है और काम किया है, ठीक है, तो वो अच्छा खासा क्या है, मोटा है। अब बेटा होता यह है कि आपकी बॉडी भी ना आपको कुछ टाइम तक हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन एक एज के बाद, आफ्टर अ सर्टेन एज, आपकी बॉडी भी क्या करती है, गिव अप कर देती है कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, तुम अपना खुद देख लो। अब जहां वो इंसान 35 से 40 साल की उम्र का होगा ना बेटा, अब उसके अंदर आपको कई तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डेवलप होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बेटा उसके हार्ट के ऊपर जो है ना बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले उसको हार्ट इश्यूज जो है ना देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैम आपने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया कि सबसे पहले उसको हार्ट इश्यूज हो जाएंगे? क्योंकि बेटा अगर इंसान मोटा होता है ना, ओबेसिटी अगर उसमें होती है, अगर वो मोटापा उसके अंदर बहुत है, तो बेटा मोटापा, पहली बात तो ये कि चाहे तुम कोई भी बीमारी ले लो, उसका कोई ना कोई एक रीज़न तो बेटा मोटापा होता ही है। कई डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि मोटापा ही हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी मोटापे के कारण होती है, ओबेसिटी के कारण होती है। और सबसे बड़ा जो असर पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट मोटापे का, ओबेसिटी का, वो पड़ता है तुम्हारे हार्ट के ऊपर। पता है क्यों? हार्ट क्या है बेटा? एक छोटा सा आप बोल सकते हो कि मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इट्स लाइक अ पंपिंग ऑर्गन। ये तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। अब अगर तुम्हारी बॉडी छोटी है, छोटी इन द सेंस तुम्हारे हाइट और एज के हिसाब से तुम्हारा क्या है, प्रॉपर वेट है, तो तुम्हारे हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत मोटा है, बहुत वजन है उसका, तो उसके हार्ट को बेटा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसकी बड़ी सी बॉडी में, इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए। बात समझ में आ रही तुमको कि नहीं आ रही? कि अगर बॉडी छोटी है, छोटी इन द सेंस एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जितना इंसान का वजन होना चाहिए अगर उतना है, तो उसका हार्ट जो है ना वो ठीक से काम करेगा, उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर इंसान इतना बड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया, तो बॉडी बड़ी हो जाएगी इंसान की। और अगर बॉडी बड़ी हो गई तो अब इस बड़ी बॉडी में क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके छोटे से हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो जरा सोचो उसके छोटे से हार्ट पर कितना प्रेशर पड़ेगा कि इतनी बड़ी बॉडी में कर रहे हैं सप्लाई, ब्लड कर रहे हैं सप्लाई, वो पंप कर रहा है, कितनी मेहनत पड़ेगी बेटा उस बड़ी सी बॉडी के छोटे से हार्ट के ऊपर।
तो मैंने क्या बोला, एक एज तक तो हार्ट सपोर्ट करता है, बॉडी सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बाद में वो गिव अप कर देता है कि भैया अब हम थक गए मेहनत करते करते, अब हमसे और नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, उस इंसान का जो हार्ट है ना, एक एज के बाद बोलेगा कि भैया 35-40 साल से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझसे और मेहनत नहीं हो पाएगी, मुझे माफ़ करो। यानी कि उसका हार्ट कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। फिर उसको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, या तो अगर सर्जरी कर सकता होगा तो सर्जरी करेगा, नहीं तो फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। डॉक्टर बोलेगा कि भैया अभी तक तुमने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, तुमने अपना वजन जो है ना इतना बढ़ा लिया है, एकदम बेबी एलिफेंट बन गए हो, अब अपना वजन कम करो। ऊपर से वो इंसान क्या कर रहा है बेटा, मतलब चलो ठीक है, जंक फूड खाना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, वो फिर भी चलो ठीक था, लेकिन एक टाइम के बाद अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को देख करके, कोलीग्स को देख करके उसने दारू पीना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था। तो मतलब ये तो और ही बर्बाद हो गई सिचुएशन कि पहले ही मोटापा था और उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया, अल्कोहल कंजम्पशन भी शुरू कर दिया, स्मोकिंग भी शुरू कर दी। तो स्मोकिंग करने से क्या होता है बेटा, लंग्स खराब हो जाते हैं। ज़्यादा दारू पीने से, अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है, लिवर खराब हो जाता है। तो मतलब एक एक बॉडी का जो ऑर्गन है बेटा, वो क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा ना। और अगर इतना डैमेज होगा तो फिर क्या ही बचेगा बॉडी में। फिर तो ये होंगे ना कम्युनिकेबल डिसीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होंगे कि नहीं होंगे। डायबिटीज हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप लोगों ने मूवीज़ में और ट्रेलर्स में और टेलीविज़न पे ये सब तो आपने सुन ही रखा है कि अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है। लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू है ना, मुंह में भरे रहते हैं बिल्कुल कि छूटने ना पाए, उससे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर होता है बेटा। ज़्यादा स्मोक करने से लंग कैंसर होता है। ज़्यादा दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। लिवर अगर खराब हो गया बेटा तो सीधे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, मतलब दूसरे का लिवर लगाना पड़ता है, और वो इतना इजीली मिलता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके बारे में सुन के तो लगता है कि वाह वाह फैलती नहीं है, लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होती है ना, वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ही होती है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन है कि इंडिया में आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कारण ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। और ये क्यों हो रही है, तो लाइफस्टाइल जो है ना लोग अच्छी अपना नहीं रहे हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ना इसमें रोल प्ले करते हैं कि प्रॉपर जो है टाइम पर सोते नहीं हैं, जंक फूड खाते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, अल्कोहल पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, टबैको कंजम्पशन उनका चल ही रहा है। उसके अलावा बेटा अगर आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, अगर वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की अगर हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो फैक्ट्रीज से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज हैं वो एयर में जाकर के मिक्स हो जाती हैं। तो आप जिस हवा में रह रहे हो उस हवा में कई सारी क्या है, हार्मफुल गैसेज हैं। आप एयर इनहेल करोगे और उनके साथ में वो हार्मफुल गैसेज भी क्या करते रहोगे, इनहेल करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इंसान के लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बेटा बहुत मैटर करती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कॉज करने वाले एज सच कोई पैथोजेंस नहीं होते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ये बीमारियों को कॉज करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन रीड कर लेते हैं, आ जाओ। You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes and asthma, बेटा अस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है वो, ठीक है, are linked to lifestyle, diet and or environment. They are the most common cause of death in India. जैसे कि मैंने आपसे कहा, in grade 6 you also learned about diseases like scurvy, anemia and goiter. ये बीमारियां भी आपने पढ़ रखी होंगी जूनियर क्लासेस में, ठीक है ना। अच्छा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए हैं, कई तरह के विटामिन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। उसके अलावा हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ठीक है। तो अगर बॉडी में इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बॉडी में कमी हो जाती है, कमी हो जाएगी तो फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विजन खराब हो जाता है, चश्मा लग जाता है बच्चों को, ठीक है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो पूरा ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है,
इसमें मसल्स जो है ना थोड़ी सी वीक हो जाती हैं और बहुत ही मतलब एनर्जी नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बेटा स्कर्वी होता है, ठीक है। अगर शरीर में कोई भी चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो उसको हील होने में कुछ ज़्यादा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है कि आप नॉर्मल ब्रश कर रहे हो लेकिन मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है। फिर उसके बाद में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं, है ना, इसमें पैर ऐसे हो जाते हैं, मतलब घुटनों की अगर हम बात करें तो, नीज की बात करें, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है और ऐसे बेंड कर जाती हैं। कैल्शियम बेटा बहुत ज़रूरी है बॉडी में, बोन्स की हेल्थ के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन और टूथ डिके शुरू हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत खराब होने लग जाएंगे। आयोडीन की कमी से बेटा ग्विटर होता है। देखो यहाँ पर ना हमारे बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है सबके पास, जिसको अपन बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जिसका काम होता है एक हार्मोन बनाना, जिसको अपन बोलते हैं थायराइड हार्मोन। अब क्या होता है, इस हार्मोन को बनाने के लिए इस ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन कहाँ पाया जाएगा, या तो जो सी फूड होता है बेटा उसमें आयोडीन पाया जाता है, या फिर जो अपन नमक लेकर के आते हैं अपने घरों में, आजकल सरकार क्या करने लगी है, उसी नमक में आयोडीन मिला करके बेचने लग गई है, ताकि हम सब क्या करें, नमक खाएं तो साथ में हमें आयोडीन भी मिले, ठीक है। तो आयोडीन जब हम खाते हैं तो ब्लड से आयोडीन लिया जाता है, ये ग्लैंड लेती है ब्लड से आयोडीन और फिर क्या करती है, थायराइड हार्मोन बनाती है। जब कभी हमारे ब्लड में आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी कि इस ग्लैंड को जितना आयोडीन चाहिए है हार्मोन बनाने के लिए उतना नहीं मिल पाता, तो जाहिर सी बात है बेटा हार्मोन भी उतना नहीं बनेगा जितना कि ग्लैंड को बनाना चाहिए। अब बॉडी में क्या हो जाएगा, हार्मोन की कमी हो जाएगी। तो हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जब ये बात ग्लैंड को रियलाइज होगी तो ग्लैंड काफ़ी गिल्ट में आ जाएगी कि अरे यार जितना मुझे हार्मोन बनाना चाहिए उतना मैं नहीं बना पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं काम करती हूँ, मैं फूल जाती हूँ, मैं फूल के बड़ी हो जाती हूँ, क्या पता मेरा साइज़ अगर बड़ा हो गया तो मैं अब ज़्यादा हार्मोन बना पाऊँ। और इस चक्कर में जो ग्लैंड है बेटा वो ऐसे फूल जाती है, जब वो फूल जाती है उस बीमारी को अपन बोलते हैं ग्विटर। आयरन की कमी से क्या होता है बेटा, एनीमिया होता है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान को डेफिशिएंसी है से विटामिन सी की या आयरन की, तो उसके कांटेक्ट में लोग जो आएंगे उनको विटामिन सी और आयरन की कमी नहीं होने वाली है। सो विच आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। ये भी क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल ही होते हैं। डिसीजेज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड एस्मा मे ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बेटा जो बीमारियां चलती हैं मोर देन 3 मंथ्स, उनको अपन क्रॉनिक डिसीजेज बोलते हैं। डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन डिसीज है विच इज बिकमिंग मोर प्रिविलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। इन फैक्ट इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन द वर्ल्ड। It often develops due to combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, जैसा कि मैंने बोला ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है बेटा कि किसी को डायबिटीज़ अगर हो रही है तो उसमें उसकी गलती है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण जो है ना डायबिटीज़ हो जाती है। और इनफैक्ट जुवेनाइल डायबिटीज़ भी होती है, मतलब बचपन से ही बच्चे को डायबिटीज़ है। अब बचपन में तो बच्चे ने कुछ गड़बड़ नहीं करी है ना, मम्मी पापा ध्यान रखते हैं कि बच्चा अच्छा खाना खाए, अच्छे से सोए, है ना, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, बट कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं बॉडी के जिसके कारण हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, बीइंग ओवरवेट एंड और ओबीज are another reasons. Let us learn more about the causes of non-communicable diseases and their prevention. So यहाँ पर देखो लिस्ट दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जहाँ पर कुछ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये अपने आप में ही क्या है बेटा, बीमारी है, ठीक है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, बैलेंस डाइट लो। पहली बात तो बाहर का खाना मत खाओ, ऑयली और फैटी फूड मत खाओ, घर का खाना खाओ, हेल्दी मील होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज करो। मोटापा सबसे कम करने का बेस्ट तरीका क्या है, एक्सरसाइज, नो शॉर्टकट्स, ओनली एक्सरसाइज। देन डायबिटीज, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि इंसान को बार बार जो ना वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार उसको यूरिनेट करना पड़ता है। अब अगर निकल ज़्यादा रहा है बॉडी से तो प्यास भी उसको उतनी ही लगेगी। तो एक्सेसिव थर्स्ट, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको प्यास बहुत लगती है, जितना पानी पीता है उतना फिर उसको वॉशरूम में जाना पड़ता है। वेट लॉस, एकदम से वजन कम हो जाएगा। टायर्डनेस, हमेशा वो थका थका सा फील करेगा। स्लो हीलिंग, कि अगर बॉडी में कहीं घाव हो गया तो वो बहुत देर में हील होता है। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है एक टाइम ऐसा था जब बड़ी एज में जाकर के आफ्टर 60s और 65 जो है ना ब्लड प्रेशर लोगों को ये होता था, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता था लोगों का या लो होता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है 25 साल के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लग गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अच्छा, अब इसके बाद में सवाल ये है कि भाई इन बीमारियों से बचा कैसे जाए। वो तो चलो समझ में आ गया कि बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो, जैसे मान लो कि अगर टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, सिम्टम्स एंड साइंस के बेसिस पे डॉक्टर हमें क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं और हम दवाइयाँ खा करके ठीक भी हो जाते हैं। पर ऐसा अगर हम कुछ करें कि हम बीमार ही ना पड़े, क्योंकि अपन बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि बीमारियों का ट्रीटमेंट तो चलो पॉसिबल है, ऑल्दो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं बेटा जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, बट चलो ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आई एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम बीमारी ना पड़े, प्रिवेंटिव मेजर्स हम पहले ही अपना लें ताकि हम बीमारी ना पड़े, हमें ट्रीटमेंट ही नहीं कराना पड़े, तो इसका बेस्ट बेटा तरीका क्या होता है, इसका बेस्ट तरीका होता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेटा हमारी बॉडी का ना एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे हमारे देश में हमारी आर्मी होती है ना, हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जैसे ही दुश्मन आकर के हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे जाकर के लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और उनको हरा देते हैं, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके अपने अपने घरों में, है ना, हम सब आराम से रह सके, इसलिए वो लोग जंग लड़ते हैं। ठीक वैसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, उसका एक इनबिल्ट डिफेंस सिस्टम होता है जिसे अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम हमें क्या देता है, इम्यून सिस्टम हमें देता है इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम मतलब समझ में आ गया ना, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम मतलब क्या करेगा, डिफेंस परफॉर्म करेगा, डिफेंस का काम करेगा। व्हाट इज डिफेंस, बचाव। डिफेंस को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, बचाव। तो बॉडी में होता है इम्यून सिस्टम यानी कि डिफेंस सिस्टम, वो क्या करेगा, डिफेंस का काम करेगा, बचाव करेगा। आप बोलोगे मैम किससे बचाव करेगा, अरे जो डिसीज कॉज करने वाले आ रहे हैं ना, पैथोजेंस, उनसे बचाव करेगा, ताकि हमें बीमारी ना लगे, हमें बीमारियां ना हो, इन्फेक्शन ना हो हमारी बॉडी में। और ये जो एबिलिटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की कि डिफेंस करना, बीमारियों से बचाना, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इम्यूनिटी बोलते हैं। ये नेचुरल एबिलिटी होती है, ठीक है। अब इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है इन्नेट और एक होती है अक्वायर्ड। इन्नेट आपके सिलेबस में नहीं है, आगे पढ़ लेना, आपके सिलेबस में है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हाट इज अक्वायर्ड, देखो अक्वायर्ड वर्ड का नाम, अक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज सीखी है, आपने कोई चीज अडॉप्ट की है, मतलब आपके पास वो पहले से थी नहीं, आप उसको कहीं से अपने अंदर ले करके आए हो, दैट इज अक्वायर्ड वर्ड का मतलब। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि ये इम्यूनिटी आपके पास पहले से नहीं थी, बचपन से नहीं थी, पैदा होने के साथ नहीं थी, बाय बर्थ नहीं थी। जैसे जैसे आप इस धरती पर रहते गए, जीते गए, बड़े होते गए, आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी डेवलप होती गई, इसे अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी का एक बढ़िया सा इम्यून सिस्टम होता है, मैंने डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस परफॉर्म करता है, जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस है उनसे लड़ता है ताकि हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ये तो मैंने आपको बता दिया। बट अब सवाल ये उठता है कि मैम जैसे हमारे पास भी क्या है, हमारे सोल्जर्स हैं जो कि दुश्मन के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है जिसको हम डिफेंस सिस्टम बोल रहे हैं अपनी बॉडी का, ये लड़ेगा तो पैथोजन से, बट इस सिस्टम में है क्या, कौन है जो पैथोजन से लड़ता है। तो अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में जब अपन बात कर रहे थे ब्लड सेल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। याद आ रहा है क्या? इन 3 तरह के सेल्स में से ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना बेटा, जिनका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं, इसलिए अपन इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, यही क्या करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। यानी कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कोई भी पैथोजन आ जाए डिसीज कॉज करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो ये WBCs ही होते हैं बेटा जो जाकर के उनसे लड़ते हैं, उनको मार गिरा देते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो पाए। पर आप बोलोगे कि मैम कभी कभी तो इन्फेक्शन हो जाता है, कल ही परसों तो जो है ना फूड पॉइजनिंग हुई थी, डॉक्टर से एंटीबायोटिक लिखवा करके लेके आए, वो क्या है? तो बेटा कभी कभी ना पैथोजन इतना स्ट्रॉन्ग आ जाता है बॉडी में कि WBCs उनसे लड़ नहीं पाते हैं। ये कोशिश तो पूरी करेंगे
लेकिन कभी कभी भाई दुश्मन को भी कमज़ोर तो नहीं समझना चाहिए हमें, तो कभी कभी दुश्मन ही इतना बेटा स्ट्रांग आ जाता है कि उनसे ये लड़ नहीं पाते हैं, और मतलब लड़ेंगे तो लेकिन लड़ाई में हार जाते हैं। अगर जीत गए WBCs यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जीत गया, मतलब पैथोजन मर गया। वो आया था अटैक करने के लिए, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने इतनी लड़ाई करी कि उसको हरा दिया। लेकिन कभी कभी पैथोजन ही बहुत स्ट्रांग आ जाता है, वो बोलता है मैं इतना वो नहीं हूँ कमज़ोर कि तुम मुझे मार पाओ, तो बेचारे ये हार जाते हैं बेटा, ये हार जाते हैं। और अगर ये हार गए मतलब पैथोजन जीत गया, वो जीत गया मतलब बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देगा, बीमारी लग जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, बट हाँ मोस्टली केसेस में अपना जो इम्यून सिस्टम है वो जीत जाता है, WBCs जीत जाते हैं। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज इम्यून सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम। क्या करेगा, पैथोजन से लड़ेगा, डिफेंस जो है डिफेंस का काम करेगा ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में, और पैथोजन्स को बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने से, बीमारी लगाने से रोकेगा। बनाता कौन है ये, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। दो तरह की होती है, हम इस चैप्टर में बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज समथिंग जो कि आप अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हो, आप लेते हो बॉडी में, आपके पास इनबिल्ट नहीं होती है, आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, बात यह है कि जो अपने WBCs होते हैं ये पैथोजन से लड़ते हैं, लेकिन इनके लड़ने के ना बेटा दो तरीके होते हैं। पैथोजन से लड़ने के WBCs के दो तरीके होते हैं। एक तरीका पता है क्या होता है, जैसे पैथोजन आया, WBCs क्या करेंगे, उसको ऐसे घेरेंगे और अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे। मतलब WBC मतलब क्या, वाइट ब्लड सेल्स ना, सेल्स। तो जैसे मान लो कि ये एक WBC है, ये एक WBC है, ठीक है। इसने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक पैथोजन है, ब्लड में ऐसा, बॉडी में ऐसा पैथोजन आ गया और ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये जो WBC है, ठीक है, ये जो WBC है मतलब कि वाइट ब्लड सेल, ये जाएगा और इसको पकड़ करके ऐसे पहले घेरेगा और घेर करके पकड़ करके ये इसको अपने अंदर ले लेगा, अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो अब ये पैथोजन कहाँ आ गया है, ये आ गया है इसकी बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल के अंदर आ गया है ये। अब अगर ये आया है इसकी बॉडी में तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करेगा, इसकी पिटाई लगा देगा, इसको मार मार के खत्म कर देगा। तो वाइट ब्लड सेल गया, जो पैथोजन आया था बॉडी में उसको घेरा, घेर करके उसने क्या करा, पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया और फिर पिटाई लगा करके इसको मार डालेगा। एक तरीका ये हुआ लड़ाई करने का। दूसरा तरीका पता है क्या होता है, दूसरे तरीके में ये जो अपने वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये पता है क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जा करके ये घेर करके पिटाई करनी ही क्यों है, जा करके ऐसे घेर के पिटाई करनी क्यों है, काम करते हैं ना, यहीं से बॉम्ब फेंक के मारते हैं ताकि ये पैथोजेंस मर जाएं, ये पैथोजेंस मर जाएं, तो यहीं से बॉम्ब फेंक के मार देते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका है बॉम्ब फेंक के मारने का, ये है बॉम्ब, ठीक है, ये है बॉम्ब। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, दो तरीके से लड़ते हैं पैथोजन से, या तो उसको घेर करके अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और मार के भगा देंगे, मतलब मार के भगाएंगे नहीं, मार ही डालेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो WBCs होते हैं ये बॉम्ब बना के रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। मतलब जैसे ही पैथोजन आया बॉडी में, WBCs ने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये तो गड़बड़ लग रहा है भैया, ये तो आउटसाइडर है, इसको मारना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, बॉम्ब बनाएंगे। अब बॉम्ब तो बेटा अपन ऐसे बोल रहे हैं बायोलॉजी की भाषा में, इन बॉम्ब्स को अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो WBCs क्या करेंगे, बॉम्ब बना लेंगे, यानी कि एंटीबॉडीज बना लेंगे और उठा करके फेंक के मारेंगे किसको, पैथोजेंस को, ताकि वो मर जाएं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कभी कभी पैथोजन ही बेटा काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ये जो तरीके हैं ये काम चल नहीं पाते हैं। जैसे हुआ ये कि बहुत ही स्ट्रांग पैथोजन आ गया, ठीक है, और तुम्हारे WBCs क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहचाना कि अच्छा तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, चलो एक काम करते हैं, बॉम्ब बना लेते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं। जब तक कि बेटा तुम्हारे WBCs बॉम्ब बना रहे हैं, ये एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तब तक ये इतने स्ट्रांग होते हैं बेटा पैथोजेंस की, ऑलरेडी बॉडी में डैमेज कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं।
तो WBC बोलेंगे कि अरे हम तो बॉम्ब बना रहे थे, हम तो एंटीबॉडीज बना रहे थे, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, उसके पहले इन लोगों ने चीटिंग करी, इन लोगों ने इन्फेक्शन कर दिया। तो इसमें तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। हम सोचेंगे कि हमारी तो क्या हो गई, इस बार हार हो गई, हम हार गए। पर कोई बात नहीं, अब पता है क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये वाला पैथोजन दोबारा से बॉडी में घुसेगा तो इन WBCs को याद आ जाएगा कि ओ 2 साल पहले हैं, 2 साल या 1 साल पहले ये वाले पैथोजन आए थे और इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज या गोले बॉम्ब के जो है ना बना नहीं पाए थे टाइम से, तो इन लोगों ने ना बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर दिया था। इस बार ये लोग 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा आए हैं, ए भगवान अगर इनको अब नहीं रोका तो ये दोबारा क्या करेंगे, इन्फेक्शन लगा देंगे। तो इस बार ये ऑलरेडी क्या करते हैं बेटा, एंटीबॉडीज ये बना के, भाई 1 साल पहले जब ये पैथोजन आए थे तो ऐसा थोड़ी है कि उनके अगेंस्ट इन्होंने बॉम्ब नहीं बनाए थे, एंटीबॉडीज नहीं बनाई थी, बना रहे थे ये, लेकिन इसके पहले कि ये कुछ कर पाते ऑलरेडी ये लोग इन्फेक्शन कॉज कर चुके थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोजन आया था। लेकिन अब जब 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा से ये पैथोजन बॉडी के अंदर आया है तो WBCs बोलेंगे कि तो अब तुमको हम बताएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही तुम्हारे लिए एंटीबॉडीज बना के रखी हैं। जब तुम पहली बार आए थे ना बॉडी में, हमने तुम्हारे लिए तभी से बॉम्ब के गोले या एंटीबॉडीज बना ली थी, तुमको फेंक के मार नहीं पाए थे, बस वो रह गया था, लेकिन बना तो हमने ली थी, तो वो एंटीबॉडीज हमने संभाल के रखी हुई है। अब जब तुम दोबारा आए हो तो अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अब इससे पहले कि बेटा इस बार ये इन्फेक्शन कॉज कर पाए, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बना के रखी थी WBCs ने पहले से, वो इनके ऊपर फेंक के मारेंगे ताकि ये मर जाएंगे। इसे अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कि जब पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आया, जब पैथोजन पहली बार तुम्हारी बॉडी के अंदर आया तो तुम्हारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या करा, बॉम्ब के गोले बना दिए, एंटीबॉडीज बना दी। हालांकि वो उस समय काम नहीं कर पाई, पर चलो ठीक है, जो एंटीबॉडीज बनी है उसको बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको संभाल के रखेगा। अब जब दोबारा से वो पैथोजन बॉडी के अंदर आके इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, तो फिर ये बोलेंगे कि ना 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 ना, इस बार नहीं करेंगे हम वही काम, इस बार तुम्हें हम नहीं जीतने देंगे, हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज हमने बना के रखी हैं, अब वो तुम पे हम ऐसे फेंक के मारेंगे ताकि तुम वहीं के वहीं मर जाओ, दोबारा इन्फेक्शन कॉज ना कर सको। इसे अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने तुमको पहले समझाया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा पहले से नहीं होती है तुम्हारे पास, बाय बर्थ नहीं होती, तुम उसको एक्वायर करते हो, तुम उसको लेते हो। दिमाग लगाओ ना, अगर ये पैथोजन ना आया होता बॉडी में तो क्या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी में बनती, नहीं बनती। वो तो जब पैथोजन आता है तब उसके अगेंस्ट बॉम्ब के गोले बनाते हैं, तब एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। You would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment. Do you know why? The natural ability of our body to fight diseases is known as immunity. और ये जो स्पेशल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो कि हमें डिसीजेस से लड़ने से हेल्प करता है, उसको अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम। You might have taken some drops या injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus and hepatitis. These are vaccines that help prevent serious infections caused by viruses and bacteria. A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity, protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine. ठीक है, acquired immunity का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन, कि आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी का एक्सपोजर हो जाएगा पैथोजन से, यानी कि जब पैथोजन आपकी बॉडी में घुस जाएगा तब जा करके एंटीबॉडीज बनेंगी, वो बॉम्ब के गोले बनेंगे, तब जा करके जो है ना आपको वो इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा वैक्सीन्स का। मैंने आपसे कहा ना कि बीमार पड़े उसके बाद में जो ना ट्रीटमेंट कराएं, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये ना कि हम बीमारी ना पड़े मतलब क्या, वैक्सीन ले लेते हैं ना। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन का क्या मतलब है, इंसान की बॉडी में बचपन में आप सबको वैक्सीन लगी है, मुझे भी वैक्सीन लगी है, टिटेनस की, हेपेटाइटिस बी की, है ना, पोलियो की, इन सबकी वैक्सीन लगती है। पोलियो की भी जो वैक्सीन होती है ना, वो आपने देखा होगा 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनको हर साल जो है पोलियो की ड्रॉप्स आकर के पिलाई जाती है। वो थोड़ी सी कड़वी सी नमकीन सी लगती है पोलियो की ड्रॉप्स। आपको पता है वो पोलियो की ड्रॉप्स में होता क्या है? पोलियो कॉज करने वाला जो पैथोजन है वही होता है। आप बोलोगे कि मैम जिस पोलियो से हमें हमारी बॉडी की रक्षा करनी है, हम उसकी वैक्सीन में क्या कर रहे हैं?
पोलियो को ही कॉज करने वाला जो पैथोजन है हम वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप बोलोगे कि मैम फिर हमें पोलियो हो क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा बेटा क्योंकि हम वैक्सीन के तौर पर पोलियो कॉज करने वाला जो पैथोजन जो हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में वो एक्चुअली डेड होता है। डेड बोल लो या इनएक्टिव बोल लो, मतलब वो जो पैथोजन हम ले रहे हैं पोलियो कॉज करने वाला वो बॉडी में जाकर के पोलियो कॉज कर नहीं सकता क्योंकि वो या तो मरा होता है या फिर वो इनएक्टिव होता है। तो कहने को तो पैथोजन लिया पोलियो का बॉडी के अंदर, लेकिन वो पोलियो कॉज करेगा नहीं, वो डेड होता है या वो इनएक्टिव होता है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में जो WBCs हैं वो क्या करेंगे, उस पोलियो कॉज करने वाले पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि और ये तो पैथोजन है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो क्या करेंगे, बॉडी में बना लेंगे एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बनाएंगे और फेंक के मारेंगे। वो तो जो आपने ऑलरेडी बेटा पैथोजन लिया था बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी मरा ही हुआ है, ये इनएक्टिव है। ये जो बॉडी के जो WBCs हैं, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज इनके ऊपर फेंक के मारेगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन जो एंटीबॉडीज बनी है बेटा वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में सेव्ड रहेंगी कि कभी अगर गलती से भी पोलियो का एक्टिव पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपकी बॉडी ने तो पहले ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रखी है, तो जैसे ही वो आएगा बॉडी फेंक के मारेगी एंटीबॉडीज को और वो वहीं मर जाएगा। ये होता है क्या, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट, कि आप अपने बॉडी को ट्रेन कर लो। जिस भी बीमारी या जिस भी इन्फेक्शन से आप बचना चाहते हो ना, उस बीमारी या उस इन्फेक्शन को कॉज करने वाला जो पैथोजन है हम क्या करते हैं, इंटेंशनली उसको अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, मरा हुआ फॉर्म, डेड फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म पैथोजन का, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज बना के रख ले, कि ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी अगर उस बीमारी का, इन्फेक्शन का एक्टिव पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो वो एंटीबॉडीज पहले से बना के रखी होंगी बॉडी ने, फेंक के मारेंगे वो वहीं मर जाएगा। बड़ी बड़ी बेटा जो बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये वो, टिटनेस, ये सब वैक्सीन से क्या हो सकती हैं, रोकी जा सकती है और रुकती हैं। हम सबको वैक्सीनेशन हो रखा है। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अ वैक्सीन हेल्प्स आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिसीजेस बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स। कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ही क्या करते हैं, ट्रेन कर लेते हैं कि रिकॉग्नाइज करो और अटैक करो जर्म्स को, providing what is known as acquired immunity. Vaccines can be made in different ways, from weakened or dead pathogens like viruses or bacteria, or from inactive or harmless parts of the pathogen. जैसे पोलियो की जो अपन वैक्सीन लेते हैं 2 बूंद जिंदगी की, उसमें क्या होता है, पोलियो कॉज करने वाला जो पैथोजन है उसका डेड फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में जैसे कि टिटनस हो गया, टिटनस जो बेटा बीमारी है, ठीक है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है एक, और वो बैक्टीरिया का एक हार्मफुल टॉक्सिन होता है, मतलब बैक्टीरिया एक हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, उसके कारण अगर वो किसी इंसान के ब्लड में आ जाता है तो फिर उसको टिटनस बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो टिटनस की वैक्सीन में क्या करा जाता है, वही बैक्टीरिया का जो वो पॉइजनस या वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका आप बोल सकते हो कि इनएक्टिव फॉर्म बॉडी के अंदर लिया जाता है। जैसे पोलियो की वैक्सीन में पोलियो कॉज करने वाला पैथोजन ही बॉडी के अंदर ले लिया। टिटनस के वैक्सीन में क्या होता है, जिस बैक्टीरिया से टिटनस होता है उस बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन, वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके कारण टिटनस होता है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को ही बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और ऑब्वियसली इनएक्टिव फॉर्म ही लेंगे टॉक्सिन का भी। फॉर एग्जाम्पल, अ टिटनस शॉट often given after an injury protects against infection by the tetanus causing bacteria. It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develops protection without causing the disease. कि जो बैक्टीरिया टिटनेस कॉज करता है वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, उसी टॉक्सिन सब्सटेंस का इनएक्टिव फॉर्म हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिटनेस वैक्सीन, ठीक है। चलिए, अब एक चीज बेटा यहां पर और रह गई है कि ये जो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे सामने निकल करके आया। इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगी, मैं आपको दूंगी अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम वैक्सीन का ओरिजिन कहाँ से हो वो समझेंगे। वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस
अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में भी, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।